हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 8वें पाठ को समझने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पाठ का सारांश। हिंदी का जो 8वां पाठ है हिंदी गद्य खंड का, उसका नाम है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। सॉरी, कट कर दीजिएगा। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग हिंदी के 8वें पाठ जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ, इस पाठ को हम लोग पढ़ने वाले हैं, लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। और पंडित बिरजू महाराज के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पाठ का सारांश लेकर के हम आ गए हैं आप सबके लिए। तो आइए हम लोग आज के इस वीडियो में एक एक चीज़ को समझते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं कि पंडित बिरजू महाराज का जो जीवन है वो कैसा रहा है, और इनकी जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां आई हैं, और इन्होंने अपने परिस्थितियों को कैसे झेला है, और फिर इन्होंने कैसे प्रसिद्धि हासिल की है, कैसे इतने महान हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। चलिए बिना देर की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो लेखक परिचय हम लोगों ने पढ़ लिया था। हालांकि लेखक परिचय या फिर पाठ का सारांश दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों ही जगह हमें पंडित बिरजू महाराज के बारे में ही पढ़ना है। तो प्रस्तुत पाठ जीत जीत मैं निरखत हूँ में साक्षात्कार के माध्यम से पंडित बिरजू महाराज की जीवनी, उनका कला प्रेम तथा नृत्य कला के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया है। यानी इस पाठ में ये बताया गया है, पंडित बिरजू महाराज की जीवनी के बारे में बताया गया है कि उनका जीवन कैसा रहा है, उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई, उनके जीवन में कैसे कैसे समय आया, ये बताया गया है। और पंडित बिरजू महाराज का कला के साथ कितना प्रेम था, कला के साथ कैसा प्रेम था, कितना प्रेम था, ये बातें भी इस पाठ में बताई गई है। और उनकी नृत्य कला के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धि, नृत्य के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियां क्या क्या हैं, ये भी इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जाफरीन अस्पताल में हुआ था। ये अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। इनका जन्म 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद हुआ था। इनके जन्म के समय इनके माता की उम्र 28 वर्ष के करीब थी तथा बड़ी बहन 15 साल की थी। इनके पिता जो हैं प्रख्यात नर्तक थे। इन्हें नृत्य कला विरासत में मिली है। अब हालांकि इतनी जो बातें हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बातें हैं, ये तो हम लोगों ने लेखक परिचय में ही पढ़ लिया। ये हम लोगों ने लेखक परिचय में पढ़ा था ना कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था, जाफरीन अस्पताल में हुआ था। ठीक है, जाफरीन अस्पताल लखनऊ में है, और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। वसंत पंचमी के ठीक एक दिन पहले इनका जन्म हुआ था। और ये अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। 3 बहनों के बाद इनका जन्म होता है। और जिस समय इनका जन्म हुआ, इनके माताजी का उम्र 28 साल था। ठीक है, और इनके पिताजी एक बहुत ही अच्छे नर्तक थे। और जो इनके नर्तक हैं, पंडित बिरजू महाराज जो नर्तक हैं, तो ये जो नृत्य कला है इनको विरासत में मिली है। ठीक है, ये इनको विरासत में मिली है। यानी कि इनके जो है, अब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इन्हें मेहनत में करना पड़ा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इनके पिताजी नर्तक थे और उन्होंने सिखाया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इन्हें विरासत में मिली हुई है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये लगभग हम लोगों ने लेखक परिचय में भी पढ़ लिया था। और लेखक परिचय वाला अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के वहाँ से सबसे पहले लेखक परिचय को देख लेंगे, इसके बाद चैप्टर को पढ़ेंगे। फिलहाल ये देखिए, ये अपने पिताजी के साथ रामपुर के नवाब के दरबार में नृत्य कार्यक्रम में जाया करते थे। 6 साल की उम्र में ही बिरजू जी नवाब साहब के प्रिय हो गए। अब जब ये छोटे थे, मात्र 6 साल के थे, तो रामपुर में एक नवाब हुआ करते थे। ठीक है, रामपुर में एक नवाब हुआ करते थे, और उनके ही यहाँ जो पंडित बिरजू महाराज के पिताजी हैं वह जाते थे नाचने के लिए। ठीक है, अब जब नाचने के लिए जाते थे तो इनको भी अपने साथ में लेकर के जाया करते थे। जब ये 6 साल के थे तो ये भी जाकर के नवाब यहाँ के साहब, क्या बोल रहे हैं हम, नवाब साहब के यहाँ जो हैं जा कर के नाचा करते थे। और सोचिए कि मात्र 6 साल की उम्र में ही ये इतने अच्छे नाचते थे, इतने अच्छे डांस करते थे कि नवाब साहब के प्रिय हो गए। ठीक है, नवाब साहब के प्रिय हो गए, इसलिए इन्हें अपने पिता के साथ वहाँ जाना पड़ता था। अब बात ऐसी ही कि जो है, अब इतना अच्छा लगने लगा इनका डांस नवाब साहब को,
पंडित बिरजू महाराज का डांस इतना अच्छा लगने लगा कि अब वे कहने लगे, जो नवाब साहब थे वो कहने लगे कि इस बच्चे को रोज़ आप साथ लेकर के आइए, ठीक है। और बेचारे रोज़ जाते थे और रोज़ इनको नाचना पड़ता था नवाब साहब के यहाँ, ठीक है। इतनी कम उम्र में ही इनकी तनख्वाह निश्चित कर दी गई थी। नवाब साहब ने कहा कि भाई ये छोटा बच्चा है, ये भी नाच रहा है और इतना बढ़िया नाच रहा है कि हमें बहुत खुशी मिल रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनकी जो है तनख्वाह निश्चित कर देते हैं, इनका पेमेंट जो है हम निश्चित कर देते हैं, इनको भी पेमेंट मिलेगा और आपको भी पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इस नौकरी से छुट्टी पाने की इच्छा प्रकट की तो नवाब साहब ने फरमान जारी कर दिया कि यदि लड़का नहीं रहेगा तो पिता को भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस आदेश से पिताजी ने खुश होकर के हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया तथा मिठाइयाँ भी बांटी। बिरजू महाराज कहते हैं कि उन्हें नृत्य कला की तालीम कुछ क्लास में, ठीक है, और कुछ लोगों से मिली है। अब यहाँ पे बात को समझिएगा। कह रहे हैं कि अब तो भाई पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी थे उन्होंने सोचा कि चलो हम तो आ ही रहे हैं, ठीक है, और ये छोटा सा बच्चा अभी खेलने कूदने की उम्र है, ठीक है, अब ये भी आकर के नवाब साहब के यहाँ नाच रहा है और इसको भी तनख्वाह मिल रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी छोटा बच्चा है, घूमने खेलने खाने की उम्र है, ठीक है, इस उम्र में अगर ये कमा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी थे उन्होंने नवाब साहब से रिक्वेस्ट किया कि कम से कम इस बच्चे को छोड़ दीजिए, ये बच्चा अभी अपना घूमेगा खेलेगा खाएगा, ठीक है, इसकी उम्र में अभी नहीं है, सिर्फ हम ही आते हैं यहाँ पे, हम डांस किया करेंगे। तो नवाब साहब ने फरमान क्या जारी कर दिया, नवाब साहब ने आदेश जारी किया कि अगर वह बच्चा नहीं आएगा, अगर नहीं डांस करेगा तो फिर आपको भी यह नौकरी छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चा नहीं आएगा तो आप भी नहीं आओगे, ठीक है, बच्चा अगर नौकरी छोड़ेगा तो आपको भी नौकरी छोड़ना होगा। हालांकि इस बात का थोड़ा सा दुख हुआ, इस बात का थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन एक तरह से खुशी भी हुई कि चलो कम से कम इस नौकरी से जान छुटी, इस नौकरी से जान तो छुटी। बताओ, हमें तो नाचना ही पड़ता था, छोटे बच्चे को भी नाचना पड़ता था, तो कम से कम इससे हमारी जान छूट गई, नौकरी छूट गई, ये बहुत अच्छा हुआ। और ये सोच करके पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी जो हैं हनुमान जी को प्रसादी और मिठाइयाँ चढ़ाते हैं और लोगों में भी मिठाइयाँ बांटते हैं। बिरजू महाराज कहते हैं, बिरजू महाराज ने कहा है, जब उनसे पूछा गया कि आपने डांस कहाँ से सीखा था, तो उन्होंने बताया कि नृत्य कला की जो तालीम है, तालीम का मतलब होता है सीख, तालीम का मतलब ज्ञान होता है, सीख होता है, तो उनकी जो नृत्य कला का ज्ञान था वह कुछ क्लास में मिला है, यानी कि कुछ क्लासेज भी ज्वाइन किए थे। इसके बाद कुछ लोगों के द्वारा कहते सुनते तथा देखकर सीखा, लोगों को नाचते हुए देख करके, ठीक है, उनको कहते हुए सुन करके, इस प्रकार से इन्होंने कुछ सीखा है और कुछ पिताजी ने सिखाया है और कुछ क्लासेज ज्वाइन करके इन्होंने सीखा। इसके साथ ही जहाँ पिताजी जाते थे उनके साथ जाया करता था और कार्यक्रम में भाग लेता था। पिता की मृत्यु 54 साल की उम्र में लू लगने के कारण हो गई। पंडित बिरजू महाराज जी कहते हैं कि जहाँ पे हमारे पिताजी का कार्यक्रम हुआ करता था वहाँ पे मैं भी जाता था, जब वे नाचते थे तो मैं भी नाचता था। तो इसी से धीरे धीरे जो है हम सीखते चले आए हैं और हमें असली सीख जो मिली है अपने पिताजी से ही मिली है। हालांकि इनके पिताजी का देहांत 54 साल की उम्र में हो जाता है, ठीक है। जब इनके पिताजी 54 साल के हुए तब लू लग गया था उन्हें, और लू लगने के कारण उनका जो है देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। वे सहनशील व्यक्ति थे, अपना दुख किसी को कहना पसंद नहीं करते थे, वे अति प्रिय व्यक्ति थे। कौन थे? पंडित बिरजू महाराज के पिताजी। पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी थे वे बहुत ही सहनशील व्यक्ति थे और वे अपना दुख किसी को कहते नहीं थे, ठीक है, और वे लोगों के बहुत ही प्रिय व्यक्ति थे। अब ये देखिए, पिता की मृत्यु के बाद माँ को दुखी देखकर उदास रहने लगा, क्योंकि उनके मरते ही खराब दिन शुरू हो गए। अब आपसे यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज के खराब दिन कब आए, पंडित बिरजू महाराज के जीवन में खराब दिन कब आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, ये आपका आंसर मिल जाएगा यहीं पे। कह रहे हैं कि जब पिताजी का देहांत हुआ तो माँ जो है दुखी रहने लगी, ठीक है, और माँ को दुखी देखकर मैं भी उदास रहने लगा, ठीक है, क्योंकि जब पिताजी का देहांत हुआ तो उस समय आप लोग को पता है कि पंडित बिरजू महाराज की उम्र कितनी थी? 9.5 साल। कितनी थी? 9.5 साल। अब बताइए कि 9.5 साल का बच्चा है और इस बच्चे के पिताजी का देहांत हो जाता है, तो इस बच्चे के ऊपर कितनी जिम्मेदारी आएगी, कितनी जिम्मेदारी आएगी अपने परिवार को चलाने के लिए। 3 बहनें हैं, एक माँ है और एक वह बच्चा है। अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी इस 9.5 साल के बच्चे पे आ जाती है। कमाने की, खाने की टेंशन आ जाती है। मतलब जहाँ से इनके पिताजी का देहांत हुआ वहीं से इनके जीवन में खराब दिन शुरू हो गए थे, ठीक है।
भोजन वस्त्र का घोर अभाव हो गया। शंभू चाचा के शौकिया मिजाज के कारण कर्ज में डूब गए। उसी समय चाचा जी के 2 बच्चे की भी मृत्यु हो गई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनके जीवन में कैसा दुख भरा दिन चल रहा है कि इनके पिताजी का देहांत हो गया, माँ दुखी रहने लगी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी। ठीक है, अब ऐसा दिन आ गया था कि भोजन और कपड़े के लिए भी तरसना पड़ा। ये कपड़े कहाँ से खरीदे जाएं पहनने के लिए, भोजन कहाँ से खरीदे जाएं, कहाँ से भोजन का इंतजाम किया जाए, ये भी सोचने लगे और इनके जीवन में ऐसी दुख भरी जीवन चलती रही। तब तक एक और बात है कि इनके जो चाचा जी थे, इनके चाचा जी का नाम क्या था? शंभू महाराज। ठीक है, इनके चाचा जी का नाम था शंभू महाराज। वे थोड़े शौकिया मिजाज के थे। शौकिया मिजाज का मतलब थोड़े से शौकीन व्यक्ति। ठीक है, तो शौकीन व्यक्ति थे और शौकीन व्यक्ति होने के कारण, ठीक है, कर्ज में डूब गए। कई लोग होते हैं ऐसे कि अपने शौक को पूरा करेंगे, भरे कर्जे लेकर काहे ना करें ना। शौक पूरा करने के लिए देख रहे हो आजकल बहुत सारे लड़के जो हैं आईफोन चलाते हैं। आईफोन चलाने का शौक है और आईफोन लेते हैं किस्त पे, कर्जा ही हुआ एक तरीके का। ठीक है, किसी लड़के का मन है बुलेट पे घूमने का, तो ये शौक है बुलेट पे घूमने का, लेकिन उनके माइंड में ये नहीं कि कमा कर खरीदें। ठीक है, बुलेट पे घूमने का शौक है और इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, कर्ज हो गया, एक लोन हो गया। ठीक है, तो इनके जो चाचा जी थे वो भी शौकिया मिजाज के थे और शौकिया मिजाज के कारण ही कर्ज में डूब गए थे। और जब कर्ज में डूब गए उसी समय की बात है कि चाचा जी की 2 बच्चों का मृत्यु हो गया। ठीक है, अब 2 बच्चों की मृत्यु होने के बाद देखिए क्या होता है कि बच्चों की इस मृत्यु से हताश होकर वे अम्मा को डाइन कहने लगे। अब चाचा जी खुद शौकीन मिजाज के थे। ठीक है, शौकीन मिजाज के कारण जो है कर्ज में डूब गए, इनके 2 बच्चों की मृत्यु हो गई और दोषी किसको देने लगे? पंडित बिरजू महाराज की माँ को। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज की अम्मा को ये क्या कहने लगे? डाइन कहने लगे। नहीं, लोग बोलते हैं इसी के कारण हमारे बच्चों की मृत्यु हुई है। ठीक है, हमारे 2 बच्चों को खा गई, कहते हैं ना लोग। तो इसी प्रकार से इनके चाचा भी कहने लगे। इसलिए मैं माँ को लेकर के नेपाल चला गया। इसलिए क्या किया, पंडित बिरजू महाराज ने अपने अम्मा जी को लिए और अम्मा जी को लेकर के कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। फिर इसके बाद मुजफ्फरपुर गए। फिर अम्मा बांसबरेली इसलिए ले गई कि वहाँ नाचेगा तो इनाम मिलेगा। पहले नेपाल गए, फिर वहाँ से मुजफ्फरपुर आए और फिर मुजफ्फरपुर से अम्मा जी कहाँ पे लेके गई? बरेली लेकर चली गई। और बरेली अम्मा जी इसलिए लेके गई कि चलो कम से कम इतना तो है कि बच्चा नाचता है, कुछ अच्छा डांस करता है, कहीं पे अच्छा डांस करेगा, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, परिवार भी अपना चलेगा। इसीलिए वह लेकर के बरेली चली गई। ऐसी हालत में आर्य नगर में 50 रुपये के 2 ट्यूशन की, इस प्रकार 50 रुपये में काम करके किसी तरह अब पढ़ता रहा। सीताराम नामक लड़के को डांस सिखाता और वह उन्हें पढ़ा देता था। अब इन्होंने क्या किया कि ऐसी हालत में आर्यनगर में 50 रुपये के ट्यूशन पकड़े। ठीक है, 50 रुपये के ट्यूशन पकड़े। इस प्रकार 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा। ठीक है, मतलब कि 50 रुपये की ट्यूशन, मतलब इनको अपनी भी पढ़ाई करनी थी और ये सोचते थे कि हमें कमाना भी है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, इन्हें पढ़ना भी था और इन्हें कमाना भी था। इन्होंने 50 रुपये की ट्यूशन ज्वाइन की और उस 50 रुपये से अपने घर के काम भी करते रहे और उसमें अपनी पढ़ाई भी जारी रखे। अब इसमें एक टर्निंग पॉइंट क्या आता है? एक टर्निंग पॉइंट आता है कि इनको एक सीताराम नाम का लड़का मिलता है। अब सीताराम नाम का लड़का जो मिलता है उसको सीखना है डांस और पंडित बिरजू महाराज को क्या करना है? पढ़ाई करना है। अब यहाँ पे मैनेज कैसे होता है? सीताराम नामक लड़के को डांस सीखना है तो वो कहता है पंडित बिरजू महाराज से कि आप हमें डांस सिखा दीजिए, और पंडित बिरजू महाराज को पढ़ाई करनी है तो सीताराम नाम का लड़का जो है उनको पढ़ा देगा। इस तरीके से मैनेज हुआ। ठीक है, यानी कि सीताराम नामक जो लड़का है उनको पंडित बिरजू महाराज डांस सिखाते थे और वह उनको पढ़ा देता था। अर्थाभाव में, अर्थाभाव मतलब अर्थ के अभाव में, पैसे के अभाव में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई। अब पैसे की कमी कारण ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई, मतलब कि वैसा डिग्री विग्री हासिल नहीं कर पाए। नौकरी भी नहीं मिलती थी। पिताजी के समय से ही चाचा जी अलग रहते थे, दादी के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। अब पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए अच्छे तरीके से, नौकरी भी नहीं मिल रही थी। ठीक है, अब जब नौकरी नहीं मिल रही थी, पिताजी के समय से जो चाचा जी थे वो अलग अलग रहने लगे थे। ठीक है, और दादी जी के साथ चाचा जी का व्यवहार अच्छा नहीं था। ये बात है। 14 साल की उम्र में पुनः लखनऊ आ गया और कपिला जी के सहयोग से संगीत भारती में काम करना आरंभ कर दिया। जब 9.5 साल से लेकर के 14 साल तक इनका जो जीवन बीता है बहुत ही कष्ट में जीवन बीता है।
लेकिन जब 14 साल के हुए तो ये फिर से लखनऊ आ गए। कहाँ पे आ गए? लखनऊ आ गए। अब यहाँ से जो है इनका जीवन जो है चेंज होगा, यहाँ से जीवन इनका चेंज होना शुरू हो जाता है। जब ये लखनऊ में आते हैं तो वहाँ इनकी मुलाकात किससे होती है? कपिला जी से होती है। और कपिला जी का एक स्कूल था संगीत भारती, ठीक है, क्या था? संगीत भारती। और संगीत भारती में इन्होंने काम करना आरंभ कर दिया। संगीत भारती मतलब डांस ग्रुप होता है, वहाँ पे डांस सिखाया जाता है, वहाँ पे इन्होंने काम करना शुरू किया। वहाँ निर्मला जी से मुलाकात हुई, निर्मला जी से मुलाकात हुई। ये सब याद रखिएगा, आप लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे कि सबसे पहले पंडित बिरजू महाराज किस सबसे पहले बिरजू महाराज किस डांस एकेडमी से जुड़े थे, ठीक है, किस डांस ग्रुप से जुड़े थे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले कपिला जी के सहयोग से संगीत भारती ज्वाइन किया, वहाँ इसके बाद निर्मला जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कथक डांस करने की सलाह दी। निर्मला जी ने उन्हें सलाह दिया कि देखिए आप एक अच्छे डांसर हैं, आप कथक डांस कीजिए, कथक नृत्य कीजिए, आप उसमें बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तब पंडित बिरजू महाराज ने क्या किया कि नौकरी छोड़कर भारतीय कला मंदिर में क्लास करने लगा, वहाँ पूरे मन से तालीम सीखी। अभी तक तो ये सिखाते थे, अभी तक ये डांस सिखाते थे, लेकिन जब निर्मला जी ने इन्हें सलाह दिया कि आप कथक में बेहतर कर सकते हो, आप कथक नृत्य सीखो, कथक नृत्य ज्वाइन करो, ठीक है, तब इन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ के भारतीय कला मंदिर में ज्वाइन किया और वहाँ पे कथक सीखने लगे और बहुत मन लगा करके वहाँ से ज्ञान सीखा। मेरी तालीम देखकर महाराज की तरफ वहाँ की लड़कियाँ आकर्षित होने लगी। ऑल बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कलकत्ता के नाच मेरे भाग्योदय की। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या किए, इन्होंने कथक सीखा और कथक सीखने के बाद ये सिखाने भी लगे। अब वहीं से सीखे, वहीं से फिर सिखाने भी लगे। और वहाँ के जो महाराज थे, इनके कौन महाराज, इनके चाचा जी, ठीक है, वो भी सिखाते थे ना। इनके जो चाचा जी थे वह भी डांस सिखाते थे और ये भी डांस सिखाने लगे वहाँ से। लेकिन अब ये कहते हैं पंडित बिरजू महाराज कि जो चाचा जी के एकेडमी में उनके पास जो लड़कियाँ सीखने के लिए आती थी वो मेरी तरफ आकर्षित होने लगी, ठीक है, क्या करने लगे कि लड़कियाँ जो हैं हमारी तरफ आकर्षित होने लगी। अब ये कब से फेमस हुए, तो सबसे पहले जो है इन्होंने ऑल बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कलकत्ता के नाच ने मेरे भाग्योदय की। सबसे पहले इन्होंने कहाँ पे नाचा था, सबसे पहला प्रोग्राम इनका हुआ है कहाँ पे, ऑल बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कोलकाता में इनका सबसे पहला कार्यक्रम था और वहाँ से जो है ये चमके। तो फिर इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इसके बाद तो ये फेमस ही फेमस हो गए। वहाँ काफ़ी प्रशंसा मिली, तमाम अखबारों ने मेरे कार्यक्रम की प्रशंसा की। ईश्वर की कृपा से कलकत्ता, बम्बई, मद्रास सभी जगह मेरी इज्जत होने लगी। अब जब वहाँ से ये चमके, वहाँ से फेमस हुए, उन्होंने इतना बढ़िया डांस किया, सारे पेपर, सारे न्यूज़ चैनल इनको ही दिखा रहे थे। अब ये फेमस हो चुके थे और वहाँ के बाद ये कोलकाता ही नहीं, बम्बई, मद्रास, चेन्नई, हर जगह इनकी इज्जत होने लगी कि भाई इतना बढ़िया डांसर है इंडिया का, इतना बढ़िया इंडिया का डांसर है, और इनकी सब जगह इज्जत होने लगी। 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला और ये धीरे धीरे इतने बेहतर होते गए, इतने बढ़िया नाचते गए कि 27 साल के होते होते इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल गया। और जब अवार्ड मिला तो अब विदेशों से इनको जो है कार्यक्रम मिलने लगे, विदेशों में इनके कार्यक्रम होने लगे, ठीक है। मैं जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा की यात्रा की, लेकिन एक बार अमेरिका में 2-4 जगह कार्यक्रम प्रस्तुत किया। देखिए ये इतने फेमस हो गए, इतने अपने जीवन में इन्होंने बदलाव किया, इतना परिवर्तन किया कि ये जर्मनी में भी, जापान में भी, हांगकांग में, लाओस में, बर्मा में, इन सभी जगह इन्होंने अपने कार्यक्रम किए हैं। विदेशों में इनको बुलाना जाना लगा, ठीक है। और अमेरिका में भी 2-4 जगह पे इन्होंने कार्यक्रम किया था। तो एक जगह वहाँ हाँफते हाँफते एक व्यक्ति ने मेरे पास आया। अब जब अमेरिका में ये कार्यक्रम कर रहे थे तो एक बार की ये घटना बताते हैं कि जब एक बार ये डांस कर रहे थे, कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम जैसे ही ख़त्म हुआ तो मेरे पास एक आदमी उधर से दौड़ता हाँफता आया, ठीक है। और मैंने कहा कि मेरे साथ फ़ोटो खींचना है क्या तुम्हें? यस यस। अब लड़का बेहाल हो गया। अब ये पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि जब हमारे पास वो लड़का आया पूरा दौड़ते हुए एकदम, तो मैंने उसी से पूछ दिया, उसने नहीं, मैंने ही उससे पूछ दिया कि तुम्हें मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना है क्या?
तो वो लड़का बोला यस यस, अमेरिका में थे ना, तो यस यस बोला लड़का, और लड़का पूरी तरीके से बेहाल हो गया। नहीं, मान लीजिए आप किसी सेलिब्रिटी के पास जाते हैं उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए या फिर फोटोग्राफ के लिए, और वो सेलिब्रिटी आपसे खुद पूछ दे कि क्या आप मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो बताइए आप कैसा महसूस करोगे? सोच लो। उस लड़का का भी हाल जो है बेहाल हो गया था। इस प्रकार पाकिस्तान में कोई खातून थी, जब पाकिस्तान में ये कार्यक्रम करने गए थे, ठीक है, तो पाकिस्तान में जब कार्यक्रम करने गए थे तो वहाँ पे कोई खातून थी, ठीक है, और पूरे हॉल में उनकी आवाज़ आई सुभान अल्लाह। अब पूरा हॉल में लोग भरे थे और इनका कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो सबसे तेज एक आवाज़ आई सुभान अल्लाह, ठीक है, और वह आवाज़ उसी खातून की थी, ठीक है। मतलब मेरे नाच के आशिक बहुत हैं और मेरे आशिक भी बहुत हैं। पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि मेरे नाच के तो बहुत सारे आशिक हैं और मेरे भी आशिक बहुत सारे हैं, ठीक है। मेरे आशिक हैं और मेरे नाच के आशिक हैं, मतलब इसका इनके कहने का मतलब ये था कि पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि जैसा मैं डांस किया करता था, ठीक है, मेरे डांस से लोगों को प्रेम हो गया, सभी लोग मेरे डांस से प्रेम करने लगे और मुझसे भी प्रेम करने लगे, ठीक है। तो इसीलिए पंडित बिरजू महाराज ने कहा है कि मेरे डांस के भी बहुत आशिक हैं और मेरे भी आशिक बहुत हैं। बिरजू महाराज कहते हैं कि मुझे ऊंचाई तक ले जाने में अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ था। किसका हाथ था? जब वे फेमस हुए तो पूछा जाता है ना कि आप जब फेमस हुए हैं तो आपके फेमस होने के पीछे किसका हाथ है, आप इतने इस जगह पे पहुँचे हैं तो इस जगह तक पहुँचने में किसका हाथ है? तो पंडित बिरजू महाराज कहते हैं कि मेरी अम्मा जी का सबसे बड़ा हाथ है, ठीक है। वहीं बुजुर्गों की तारीफ करते हुए मुझे उत्साहित करते हैं और वही बाकियों में गुरु और माथी। आपसे ये भी पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो पंडित बिरजू महाराज के गुरु तो जो हैं पिताजी थे, क्योंकि पिताजी से इन्होंने गंडा बनवाया था 500 रुपया दे करके, दक्षिणा दे करके इन्होंने दीक्षा ली थी अपने पिताजी से। तो दीक्षा ली थी, वैसे गुरु तो जो हैं इनके पिताजी हैं, लेकिन ये मानते थे अपनी माँ को गुरु, ये अपनी माँ को गुरु मानते थे, क्योंकि कहते हैं कि वही वाकई में मेरी गुरु और माँ थी, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पंडित बिरजू महाराज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और आपने देखा कि पंडित बिरजू महाराज का शुरुआती दिन कैसे थे और इन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया और ये फिर कैसे फेमस हुए और किस ऊंचाई तक पहुँचे। तो इस बात से आप लोगों को भी सीखने की ज़रूरत है। आपके ज़िंदगी में भी बहुत सारे कष्ट आते होंगे और आएंगे भी और आगे चल के, लेकिन आप लोगों को सबको झेलते हुए, सभी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना, एक नई ऊंचाई को हासिल करना है, ठीक है। तो फिलहाल हम आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बने रहेंगे अपने प्यारे से परिवार टॉपर चॉइस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।